नमस्कार, मैं ताबिश हुसैन। 5 की बात में स्वागत है आपका। क्या ये शिक्षा के क्षेत्र का मुश्किल दौर नहीं कि एक के बाद एक परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं या फिर परीक्षाएं रद्द हो रही हैं? क्या ये छात्रों के भविष्य के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ नहीं है? मेहनत करके छात्र परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, परीक्षाएं देते हैं और फिर परीक्षा रद्द हो जाती है। क्या ये एक भरोसे के टूटने जैसा नहीं है? वो भरोसा जो परीक्षाएं कराने वालों पर होता है, एजेंसी पर होता है। अभी नीट परीक्षा का मामला थमा ही नहीं था कि कल लाखों छात्रों को एक बार फिर से झटका लगा जब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द करने का ऐलान किया। 18 जून को ये परीक्षा आयोजित की गई थी और कल परीक्षा के बारे में गृह मंत्रालय के नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट से इनपुट मिले थे और इस परीक्षा में 9 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स बैठे थे। 317 शहरों के 1205 केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसे अब रद्द कर दिया गया है। केंद्र ने इसकी जांच सीबीआई को सौंपी है। अब नए सिरे से परीक्षा होगी, नया एग्जाम शेड्यूल अलग से तैयार किया जाएगा। इस बीच परीक्षा रद्द किए जाने के खिलाफ कई छात्र संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में लेफ्ट के छात्र संगठन आइसा और एसएफआई के छात्रों ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में लिया और बस में भरकर वो उन्हें ले गई। मगर छात्रों की मेहनत का क्या, भरोसे का क्या, भविष्य का क्या, इस पर चर्चा इस खास बुलेटिन में हम करेंगे, जिसमें आप देखिए एक के बाद एक जो परीक्षाएं हैं उसमें इस तरह के मामले सामने आए कि छात्रों की चिंता बढ़ी और कई बड़े सवाल यहां पर सामने खड़े हैं। इस बीच सियासी आरोप प्रत्यारोप भी इसको लेकर हो रहे हैं। बिहार में जो 4 आरोपी इस मामले में पकड़े गए थे नीट परीक्षा के मामले में, उनका कबूलनामा भी सामने आया, जिसमें कुछ और गंभीर बातें सामने आई कि किस तरह से एक रात पहले बच्चों को पेपर जो है वो दिया गया, रटवाया गया और इसके लिए उनसे 30 से 32 लाख रुपए तक लिए गए। अब ऐसे मामले में जब एक के बाद एक यहाँ पर चीज़ें जो है वो आगे बढ़ती चली जा रही हैं, उसमें ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो भरोसा टूटा है बच्चों का, ये कैसे जुड़ेगा। यहाँ पर आप देखिए ये कोई 2 मामले नहीं है जो अभी यहाँ पर हुए हैं, नीट और यूजीसी नेट का। इसके अलावा कई सारे मामले जो है वो बीते कुछ सालों में होते रहे हैं, जो हम ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं नीट को लेकर चल रहा बवाल और नेट परीक्षा रद्द होने से एक बार फिर से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि 7 सालों में 70 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, जिनका असर 1.5 करोड़ छात्रों और प्रतियोगियों पर पड़ा है। 2019 से लेकर 2024 तक कई अहम परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। तो आपने देखा किस तरह से एक के बाद एक परीक्षाओं के जो मामले सामने आए हैं, इससे बच्चों के लिए भी अब उनके जहन में कई सारे सवाल हैं, उनका गुस्सा भी आप देख रहे हैं। ऐसे में सियासत इसके अंदर अगर होने लगे तो उस पर आप क्या कहेंगे? इस पर चर्चा करते हैं। सुबोध कुमार मेहता हमारे साथ हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। सुबोध जी, पेपर लीक का मामला यहाँ पर आया, उस पर बिहार के डिप्टी सीएम ने आरजेडी पर ही यहाँ पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। पहले तो इस पर ही आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें 2 बातें निकल कर आई है कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर इस तरीके के मामले में संलिप्त है तो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग उस पर काम कर रही है और टीका टिप्पणी करने से अच्छा है इकोनॉमिक ऑफेंस विंग का जो भी आएगा, जो भी नतीजा आएगा, जो भी लोग पकड़े गए हैं उनका साक्ष्य लिया जा रहा है, उस पर दूध का दूध पानी का पानी आएगा। जहां तक बात रही एनटीए की, देखिए जब से ये एनटीए बना है आप खुद भी दिखा रहे हैं कि लगभग 70 ऐसे एग्जाम हैं जो कि पेपर लीक हो गए हैं और एनटीए के पास ना तो कैपेसिटी है ना ही कैपेबिलिटी है। एग्जाम कंडक्ट ये कैसे कराते हैं, 24-24 लाख बच्चे का एग्जाम कैसे कंडक्ट कराते हैं, ये आउटसोर्स कर देते हैं मल्टी नेशनल्स को और उसके बाद जो है पूरा एक्सट्रॉशन की तरह ये काम करते हैं। 1000 से 2-2 हजार फीस लेते हैं फॉर्म भरने का बच्चों से और उसके बाद ये लीक हो जाता है। आप खुद ही लगाइए कि ये बच्चे जो है 24,000 नीट के और 9 लाख 24 लाख नीट के और 9 लाख जो है नेट के जो परीक्षा कल कैंसिल हुआ है, ये बच्चे किस बैकग्राउंड से, किस सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं। 2-2 साल ये पढ़ाई करते हैं, उसके बाद ये एडमिशन एग्जाम के लिए जाते हैं तो ये कैंसिल हो जाता है। तो इसमें कोचिंग सेंटर भी इन्वॉल्व है, कोचिंग सेंटर को ही ये लोग एग्जाम कंडक्ट करने के लिए दे देते हैं। 500,000 जिनके पास कंप्यूटर है, जो रजिस्ट्रेशन करा रखा है, उनको ये दे देते हैं तो लीक होने का चांस है।
मैं ये कहना चाह रहा हूं कि संविधान के निर्माताओं ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको दिया था स्टेट लिस्ट में और साथ में हायर एजुकेशन के साथ भी लिंक किया हुआ था कि अलग अलग स्टेट इसके जो है, जैसे एम्स अपना एग्जाम लेता था, आईआईटी अपना एग्जाम लेता था, दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना एग्जाम लेता था, जेएनयू अपना लेता था। तो इसमें पारदर्शिता थी। लेकिन एक एजेंसी जिसकी ना कैपेसिटी है ना कैपेबिलिटी है, 24 लाख बच्चों को एग्जाम कैसे ले रही है और ऐसे लोगों को सबलेट कर दे रही है, सेंटर बना दे रही है जहां पे लीक होने का पूरा चांस है। इसी का नतीजा है नहीं कि तो ये लीक होने का पूरा। चांस यहाँ पर सुबोध कुमार जी आपको क्यों लगता है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे एग्जाम एक साथ दे रहे हैं इसलिए यहाँ पर लगता है, या जिस तरह से आरजेडी की तरफ से ट्वीट करके आरोप लगाया गया, यहाँ पर कोई राजनीतिक एंगल आप लोग तलाश रहे हैं? देखिए, लीक होने का जो सबसे बड़ा कारण है, मैं आपको बता रहा हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इनके पास कैपेसिटी नहीं है। ये एग्जाम कहाँ ले रहे? यूजीसी नेट की एग्जाम लेते थे तो यूजीसी अपने कॉलेजेस हैं उनके उसमें लेते थे। ये एग्जाम कहाँ ले रहे हैं? तो इनके पास ना ही कोई ऐसी टीम बनी हुई है जो ये ले। ये तो मल्टीनेशनल को आउटसोर्स कर देते हैं एग्जाम लेने के लिए और वो फिर सबलेट कर देते हैं छोटे छोटे सेंटर पे। तो ये पूरा जो प्रोसेस है, एनटीए बना ही इसलिए था। देखिए, सबसे युवा देश अगर पूरे दुनिया में है तो भारत है। यहाँ पे युवाओं को कस्टमर की तरह, एजुकेशन को मार्केट से लिंक कर दिया गया है और स्टूडेंट को कस्टमर बना दिया गया है। कस्टमर्स के तर्ज पे अगर आपका एनटीए में अगर कोई क्वेश्चन भी रॉन्ग होता है तो 200 रुपये उनको पर क्वेश्चन देना पड़ता है। जितने बच्चे हैं वो सब 200 रुपये देते हैं। तो ये तो एकदम धंधा बना दिया गया है एनटीए के प्रोसेस ही गलत है और एनटीए को तो रिव्यू करना चाहिए। इतनी पावर दी गई है एक। हम्म। और सुबोध जी, यूजीसी आपकी है, एक आवाज अथॉरिटी हो आपने गया म्यूट है। कर दिया, उसको ठीक करिए। जी। जी जी। जी। मैं ये कह नहीं रहा तो था कि सुबोध जी, मेरा सवाल यूजीसी। देखिए इस पर, ये यहाँ पर ये है इस बात को लेकर, क्योंकि बच्चों की क्या सवाल है ये तो अब हम सब देख रहे हैं। जाहिर है वो महीनों तक मेहनत कर रहे हैं किसी एग्जाम के लिए और एग्जाम देकर आ रहे हैं और उस पर लीक के आरोप यहाँ पर लग जा रहे हैं, पेपर कैंसिल हो जा रहा है, तो ऐसे में तो उनका सब्र का बांध यहाँ पर टूटेगा ही। लेकिन आपको लगता एकदम। है कि यहाँ पर सियासत इस मामले में अब होने लगी है बिहार में? ये सियासत होना क्या ठीक है यहाँ पर? अब जिस तरह की बात आप कर रहे हैं वो बहुत बेहतर यहाँ पर लग रही है कि एनटीए किस तरह से एग्जाम करा रहा है इस पर ध्यान देना चाहिए, वहां पर क्या खामियां हैं इस पर नजर आनी चाहिए, लेकिन क्या इस बीच में सियासत भी लानी चाहिए? देखिए, सियासत तो है ही। मैं कह रहा हूँ जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, न्यू हम्म। एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही आप देख लीजिए, ये पूरी सेंट्रलाइज कर दिया गया है पूरे एडमिशन प्रोसेस को। हर यूनिवर्सिटीज को जोड़ दिया गया, हर संस्था को। सीबीएसई अपना मेडिकल का एग्जाम लेती थी, एपीएमटी अपना लेती थी। सबको करके सेंट्रलाइजेशन और पावर कर दिया गया है एक आदमी के हाथ में, एक एजेंसी के हाथ में। उनके पास ना कैपेसिटी है ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सबलेट कर देते हैं। दूसरी जहां तक बात रही कि जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो है, यूजीसी का कोई लेना देना नहीं है। यूजीसी सिर्फ एक लेटर सिग्नेटरी हो गई है और जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है डायरेक्टली जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर वो कंट्रोल हो रहा है, मिनिस्टर से हो रहा है। तो इसमें डायरेक्ट इंटरफेरेंस है मिनिस्टर्स का, डायरेक्ट इंटरफेरेंस है अपॉइंटमेंट प्रोसेस का, डायरेक्ट हम्म। इंटरफेरेंस है एनटीए के होल जो है आपका एडमिशन प्रोसेस में। तो एक आदमी को सेंट्रलाइज कर दिया गया है जो कि संविधान के मूल्यों के खिलाफ है। बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला कि भाई स्टेट लिस्ट में इनको रखो और एजुकेशन को जो है, अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो उसकी फंडिंग भी वहां से भी और स्टेट से भी होगी और एग्जाम का प्रोविजन भी होगा उसका। लेकिन पता नहीं किस तरीके से इन लोगों की सोच है, हर चीज में सेंट्रलाइजेशन और पावर चाहते हैं। सेंट्रलाइज कर देते हैं मिनिस्ट्री के हाथ में और मिनिस्ट्री काम नहीं करती है। जिन लोगों को अपॉइंटमेंट किया हुआ है वो सबलेट कर देते हैं। आप ही खुद बताइए, आप ये बताइए कि 24 लाख बच्चों का, 9 लाख बच्चों का एक साल में लगातार एग्जाम एक एजेंसी कैसे ले सकती है? तो पूरा मामला एक्सटॉर्शन का है। एनटीए एक एक्सटॉर्शन एजेंसी बन गई है जिसको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल संरक्षण है और ये तो डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत तो आता है। आपको क्या लगता है एक्सटॉर्शन यहाँ पर किसने किया? एक्सटॉर्शन की एजेंसी, अब ये सिस्टम यहाँ पर बन गया है तो कौन एक्सटॉर्शन कर रहा है यहाँ पर? एक्सटॉर्शन, आप, मैं कह रहा हूं कि जो 24 लाख बच्चे जो 2,000 रुपये फॉर्म भर के दे रहे हाँ। हैं, आप मल्टीप्लाई कीजिए कितने करोड़ हो गए। ये पैसा सबलेट करके आउटसोर्स कर दिया जा रहा है। और जो हम्म। दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी जो एडमिशन प्रोसेस है, 1500 1000 से 1500 फॉर्म भरने में पैसे लगते हैं। ये पैसे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, मैं नाम नहीं लेना हम्म। चाहता हूँ उस कॉर्पोरेशन का, वहां पे ये पैसे चले जाते हैं
जो गरीब का पैसा है पॉकेट से निकाल कर कस्टमर की तरह यहाँ पे सरकार यूज कर रही है। वो तमाम सवाल उठा रहे हैं किस तरह से सिस्टम यहाँ पर काम कर रहा है, कैसे ये जो एनटीए है इतनी बड़ी संख्या में बच्चों का एग्जाम यहाँ पर ले रही है। तो ये तमाम सवाल हैं, लेकिन सियासत जमकर हो रही है, उस पर और बात करेंगे यहाँ पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं परीक्षाओं के बारे में, उस पर उठ रहे सवालों के बारे में। नीट परीक्षा का पूरा मामला दरअसल क्या है, हर पल की अपडेट आप समझिए हमारे रिपोर्टर्स से। इस साल 5 मई को हुई नीट की परीक्षा के बाद से ही इसमें धांधली और अनियमितताओं की शिकायतें मिलने लगी थी। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने परीक्षा के बाद ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया। फिर इसी महीने 4 जून को जब परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ, उसके बाद तो शिकायतों का अंबार ही लग गया। एक के बाद एक सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई और कई राज्यों की पुलिस ने इसमें तहकीकात शुरू कर दी। सबसे बड़ी शिकायत परीक्षा के पेपर लीक को लेकर है। भले ही ईओडब्ल्यू नीट परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच करीब 45 दिनों से अधिक से कर रही है, लेकिन उसकी हालत 9 दिन चले ढाई कोस के समान है, क्योंकि इसका कहना है कि जो एनटीए से उसने जानकारियां मांगी थी, वो जानकारियां देने में एनटीए ने कभी कोई रुचि नहीं दिखाई। इसके कारण इस पूरे प्रश्न पत्र लीक मामले के असल मास्टरमाइंड और ये पूरी कॉन्स्पिरेसी किस तरीके से शुरुआत हुई, कौन कौन लोग इसमें दोषी थे, किन किन जगहों पर लैप्स हुआ, इसे अभी भी वो एस्टैब्लिश नहीं कर पाई है। हालांकि अब इस पूरे मामले की जांच की कमान जो है वो खुद केंद्रीय गृह मंत्रालय और एचआरडी मिनिस्ट्री ने अपने पास रखा है और वो अब स्थिति की समीक्षा कर रही है, जिसके आधार पर वो आने वाले कुछ दिनों के अंदर, यानी कि अगले 48 घंटों के अंदर ये बड़ा फैसला ले सकती है कि जो परीक्षा हुई उसे रद्द करना है या वही उसी के आधार पर काउंसलिंग होगी। ये सब कुछ निर्भर करता है कि ईओडब्ल्यू आखिर अपने साक्ष्यों से क्या केंद्रीय गृह मंत्रालय और एचआरडी मिनिस्ट्री के अधिकारियों को कन्विंस कर पाती है या नहीं। गुजरात के अंदर नीट की एग्ज़ाम 5 मई को हुई थी। 5 मई को 86,424 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था। पेपर लीक के मामले में 2 लोग बड़ौदा से गिरफ्तार हुआ है और 3 लोग गोधरा से हुए हैं और कुल मिला के 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। नीट परीक्षा मामले में गड़बड़ियों की जांच कर रही बिहार पुलिस को अब राजस्थान से महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। राजस्थान के ही रहने वाले हुक्माराम की तलाश अब बिहार पुलिस कर रही है। एम्स जोधपुर के छात्र हुक्माराम पर यह आरोप है कि उसने मुजफ्फरपुर में किसी और कैंडिडेट के बदले डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा दी थी। इससे पहले भरतपुर में भी डमी कैंडिडेट और उसके साथ साथ 5 सहयोगियों को राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया था, क्योंकि राजस्थान उन राज्यों में शुमार है जहां से नीट परीक्षार्थी सबसे अधिक संख्या में आते हैं। राजस्थान में 1,78,000 विद्यार्थियों ने नीट परीक्षा के लिए पंजीकरण किया था और इसमें 1,20,000 से अधिक अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ था नीट परीक्षा के बाद। जाहिर है ये संख्या बहुत बड़ी है। सिर्फ इतना ही नहीं, जिन 67 छात्रों को 720 में से 720 अंक मिले थे, उसमें राजस्थान से 11 छात्र शामिल थे। उसके साथ ही साथ कुल 14 ऐसे अभ्यर्थी थे जो टॉप 100 में शामिल थे। जाहिर है यह आंकड़ा यह बताने को काफ़ी है कि राजस्थान में नीट को लेकर के क्या माहौल है, और ऐसे में जब गड़बड़ियों की जांच सीधे तौर पर राजस्थान से जुड़ रही है तो इसको लेकर कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। कैमरा सहयोगी जसराज के साथ जयपुर से सोमू आनंद, एनडीटीवी। नीट परीक्षा का परिणाम ऐसे समय में आया जब केंद्र में सरकार के गठन की प्रक्रिया चल रही थी। परीक्षा का परिणाम 4 जून को आया, उसी दिन जिस दिन लोकसभा का भी परिणाम आया। तो जाहिर है ऐसे में शुरुआत में ये पूरा मामला नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पास था, वही उसी के पाले में गेंद थी, वही इस मामले को पूरी तरह देख रहा था। लेकिन जब 13 जून को धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्रालय में कार्यभार संभाला शिक्षा मंत्री के तौर पर, तब शिक्षा मंत्रालय ने इस पूरे मामले को अपने हाथ में लिया और उसके बाद बैठकों का दौर लगातार जारी रहा। धर्मेंद्र प्रधान ने
आला अधिकारियों के साथ बैठक की, न सिर्फ शिक्षा मंत्रालय के बल्कि एनटीए के अधिकारियों के साथ भी। और फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर कोई जांच में दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई भी बड़ा अधिकारी ही क्यों न हो। और उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और सभी विद्यार्थियों को, सभी परीक्षार्थियों को न्याय मिलेगा। तो शुरुआत में जो चीज़ें एनटीए के पाले में थी, जो मामला एनटीए देख रहा था, मंत्रालय का कार्यभार ग्रहण करने के बाद धर्मेंद्र प्रधान और शिक्षा मंत्रालय ने इसे अपने हाथ में लिया है और अब इस पर लगातार नज़र रखी जा रही है। नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं और अब ऐसी जानकारी मिल रही है सूत्रों से कि अगर नए तथ्यों से ये खुलासा होता है कि पेपर लीक की घटनाएं सामने आती हैं और ये साबित होता है कि पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं, तो मंत्रालय अब नीट परीक्षा को रद्द करके दोबारा इस परीक्षा को करवाने के विकल्प पर भी विचार कर सकता है। हालांकि सब कुछ निर्भर करेगा कि जो पुलिस की जांच चल रही है उसमें क्या निकल कर आता है। तो जो शुरुआत में पूरा मामला एनटीए के पाले में था, अब शिक्षा मंत्रालय इस पूरे मामले को देख रहा है और ये मामला अब सीधे तौर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और शिक्षा मंत्रालय के अंदर आ गया है। नीट यूजी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी बढ़ती जा रही हैं और सुप्रीम कोर्ट का दखल भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसकी शुरुआत नीट का जो रिजल्ट है उसके आने से पहले ही हो गई थी। 17 मई को पहली याचिका पर सुनवाई हुई थी, लेकिन सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने नीट के रिजल्ट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। केंद्र और एनटीए को नोटिस जारी किया था और 8 जुलाई को इसकी सुनवाई तय की थी, लेकिन रिजल्ट आने के बाद और उससे पहले भी और याचिकाएं दाखिल हुई। 11 जून को सुप्रीम कोर्ट ने नई याचिका पर नोटिस जारी किया, लेकिन काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में ये भी कहा कि चूंकि परीक्षा की पवित्रता जो है वो प्रभावित हुई है, इसलिए एनटीए को कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। इसके बाद 13 जून को नई याचिकाओं पर, जो अन्य याचिकाएं दाखिल हुई, उन पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एनटीए को नोटिस जारी किया। 8 जुलाई को ही सुनवाई तय की, लेकिन काउंसलिंग पर रोक लगाने से एक बार फिर इनकार कर दिया। एनटीए भी ट्रांसफ़र पिटीशन लेकर सुप्रीम कोर्ट आया कि सारे हाई कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है उसे सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र कर ले, उस पर भी नोटिस हुआ। और यहाँ पर एनटीए ने ग्रेस मार्क के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने 1563 जो छात्र हैं उनको जो ग्रेस मार्क दिए थे वो वापस ले लिए हैं और उनके लिए दोबारा परीक्षा वो कराएगा। इसके बाद भी याचिकाएं दाखिल होती रही और 18 जून को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि एनटीए अगर 0.001% भी लापरवाही हुई है इस मामले में तो उसे स्वीकारें और उसे सुधारें। छात्रों की मेहनत को भुला नहीं सकते हैं। फिर नोटिस जारी हुआ, काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई, लेकिन 8 जुलाई को सभी याचिकाओं पर सुनवाई की बात कही। इसके बाद फिर भी और भी याचिकाएं दाखिल हुई और 20 जून को यानी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए की अर्जी पर एक फैसला लेते हुए अलग अलग हाई कोर्ट में जो पेपर लीक के मामले की सुनवाई चल रही थी उन पर रोक लगा दी और कहा कि अगले आदेशों तक वहां सुनवाई नहीं होगी। और फिर से सुनवाई की बात पर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में कहा कि काउंसलिंग जो है अभी उस पर रोक नहीं होगी। अगर परीक्षा ही रद्द हो जाती है तो काउंसलिंग भी चली जाएगी। फिर से केंद्र और एनटीए को नोटिस जारी किया नई याचिकाओं पर और उस पर भी 8 जुलाई को सुनवाई तय कर दी। तो सुप्रीम कोर्ट का दखल और सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं इस मुद्दे पर बढ़ती जा रही हैं।